इस वीडियो में हम लोग अणु एवं परमाणु से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट की हिंदी हो गई मोल संकल्पना के बारे में। मोल से जुड़ी हुई सबसे पहली बात कि ये वैज्ञानिकों ने परमाणु अणु से जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने पढ़ने के लिए विकसित की ये तरीका। और मोल क्या है, वो एक तरह की इकाई है। जैसे हम लोग ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, किलोलीटर इन सब का उपयोग करते हैं इकाई के रूप में मापने के लिए, वैसे ही ये मोल क्या है, इकाई है। अब ये इकाई है यानी कि इसमें कुछ न कुछ खास संख्या होगी। तो ये जो इकाई है, अब मोल इकाई हो गई तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग 1 किलोग्राम लिखते हैं तो वैसे ही हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 मोल लिख पाएंगे। हम लोग जैसे 1 दर्जन लिखते हैं वैसे ही हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, 1 मोल। अगर हम लोग 2 दर्जन लिख सकते हैं तो मोल भी इकाई होने के नाते हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मोल हो सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे कि 1 दर्जन में कितना सामान मिलता है? सबसे सामान्य तो केला है। तो हमेशा जब भी हम लोग केला लेते हैं वो दर्जन में ही मिलता है मार्केट में। और 1 दर्जन मतलब 12 केला। आधा दर्जन बोलेंगे तो 6 देगा, 3 दर्जन बोलेंगे तो 12 या 36 केला देगा। तो जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक वैसे ही मोल जो कि अणु एवं परमाणुओं की संख्या से जुड़ी हुई एक इकाई है, इसमें भी क्या मिलेगी, एक खास संख्या मिलेगी। यानी कि अगर हम 1 मोल परमाणु बोलते हैं ना, तो उसमें भी हम लोगों को कोई संख्या मिलनी चाहिए। जैसे कि 1 दर्जन में 12 है तो वैसे ही 1 मोल में भी कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये संख्या क्या होती है? ये संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि 1 मोल परमाणु की हम बात करें या सिर्फ 1 मोल की भी बात करें ना, तो इसमें जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब दर्जन के जैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 दर्जन हम लोग केला लेने जा रहे हैं तो केला बोल सकते हैं। हम लोग अगर आम ले रहे हैं तो 1 दर्जन आम बोल सकते हैं। यानी कि ये दर्जन जो है वो फिक्स रहेगा, सामान बदल सकता है। लेकिन इन सामान के बदलने के साथ और क्या फिक्स है कि 1 दर्जन में आपको 12 केला या 12 आम ही मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे ये 12 केला है और 12 आम है, हम लोग 1 मोल अलग अलग कणों के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग 1 मोल अणु की बात कर सकते हैं, 1 मोल आयन हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 मोल परमाणु भी हो सकता है। यानी कि जो कण है वो अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। लेकिन इनके 1 मोल में क्या फिक्स होने वाली है, वो ये है कि अगर हम 1 मोल इनमें से किसी का भी लें तो इनके 1 मोल में जो संख्या आएगी इन सब की, वो इतनी आएगी। यानी कि अगर हम 1 मोल परमाणु लें तो ये जो 1 मोल परमाणु है किसी भी तत्व का लें तो उसमें हम लोगों को ये संख्या मिलेगी। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 1 मोल क्या लेते हैं, अणु लेते हैं। तो इस 1 मोल अणु में भी हम लोगों को कितने कण मिलने वाले हैं, अगर गिनती करेंगे तो इतने कण मिलेंगे। अगर हम लोग 1 मोल क्या लें, आयन लें, तो ये जो है इन कणों की संख्या भी कितनी होगी, इतनी ही होने वाली है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 1 मोल को समझने के लिए ना हम लोग हमेशा दर्जन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 दर्जन में 12, तो 1 मोल में उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10⁻23 की संख्या आती है। अब आगे हम लोग जानते हैं इस संख्या का क्या क्या महत्व है। अब 1 परमाणु है, परमाणु की संख्या कितनी है, 1 परमाणु, और हमारे पास दूसरी संख्या है परमाणु की, वो कितना है, 1 मोल परमाणु। अब ये जो 1 परमाणु है इसका कुछ द्रव्यमान होगा। हम लोग द्रव्यमान के बारे में भी पढ़े हैं कि परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, अणु का द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणुिक या आणविक द्रव्यमान हम लोग कहते हैं। अब ये जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम लोग नापते हैं यू में। लेकिन जैसे ही मोल आ जाता है तो ये जो द्रव्यमान हम लोग नापते हैं उसके लिए हम लोग ग्राम का उपयोग करते हैं, और ग्राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी। 1 परमाणु, जैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन के परमाणु का उदाहरण लेते हैं, इसका संकेत हो गया C। तो जो कार्बन परमाणु है अगर उसकी संख्या बस 1 है तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12U।
लेकिन यही हम लोग कार्बन 1 मोल ले लें, यहाँ पर 1 मोल यानी कि कितने कण हो जाएंगे, 1 से कई गुना ज़्यादा इतने कण। और जब इनका द्रव्यमान निकाला गया तो देखा कि इनका भी द्रव्यमान 12 ही आता है, लेकिन यू की जगह क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। यानी कोई भी तत्व, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, अगर उसकी संख्या 1 है और उसकी संख्या 1 मोल है, इन दोनों के द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो समान होती है, 12, यहाँ भी 12, लेकिन अलग क्या होता है, यहाँ पर U है और यहाँ पर क्या है, हमारे पास G है। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन का हमारे पास कितना परमाणु है, बस एक ही परमाणु है। अभी जो एक परमाणु है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1U। लेकिन अगर हम यही हाइड्रोजन एक से ज़्यादा परमाणु लें, यानी कि कितने परमाणु ले लें, 1 मोल परमाणु, तो इस 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। संख्या वही रहेगी, लेकिन ये जो इकाई है U वो G में बदल जाएगा। इसके अलावा अब ये 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है ना, तो ये जो 1 ग्राम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मोल का द्रव्यमान है तो इसको हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। यानी 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है और इकलौता जो परमाणु है उसका द्रव्यमान 1 U है। इसको हम लोग आगे भी देखते हैं। फिर से हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 1 ग्राम। यानी कि ये जो 1 ग्राम है इसमें कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं। हाइड्रोजन के इतने परमाणु हैं 1 ग्राम में। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर हम लोग बस 1 U लेते हैं तो यहाँ पर कितना परमाणु होता, इकलौता परमाणु होता, बस 1 परमाणु होता। तो अगर हम ये संख्या, याद रखना भी आसान है कि जो संख्या होती है वही होती है, लेकिन U की जगह G, और यहाँ पे इकलौता परमाणु था, लेकिन अब यहाँ पे 1 से कई हज़ार लाख गुना ज़्यादा ये एवोगैड्रो संख्या में परमाणु हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग ध्यान दें कि ये जो संख्या है ना 6.022 × 10⁻23, इस संख्या को एक नाम भी दिया गया है वैज्ञानिक के नाम पे। इस संख्या को बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, N0 से। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में N0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 6.022 × 10⁻23। हाइड्रोजन, ये उसके इकलौते परमाणु का द्रव्यमान, ये उसके 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 ग्राम है। ये परमाणु है। अगला हम लोग पढ़ते हैं अणुओं के बारे में। अब हम लोग परमाणु और उसके मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़े। अब अणु, हाइड्रोजन जो है अणु के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है इस तरह से। अब एक अणु लेना हम लोग हाइड्रोजन गैस का, तो एक अणु का द्रव्यमान होता है 2U, एक अणु। अब इसी हाइड्रोजन गैस का हम लोग कितना अणु लेते हैं, 1 मोल अणु लेते हैं। यानी कि इस 1 मोल अणु में कितने कण हो जाएंगे, इतने कण हो जाएंगे। तो ये जो 1 मोल अणु है इसका द्रव्यमान भी कैसे होता है, संख्या समान रहती है, लेकिन U की जगह क्या हो जाता है, G। तो अगर हम अणु का मोलर द्रव्यमान निकालें तो जो उसके एक अणु का द्रव्यमान है वही संख्या रहती है, लेकिन U की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है, G आ जाता है। तो अणु की भी बात करें तो परमाणुओं की जितनी इसमें भी, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर फिक्स्ड होता है, तो ये जो N0 है यहाँ पर भी इतने ही अणु होंगे। लेकिन अंतर क्या है, परमाणु होने से H था और अणु होने से H2 है, लेकिन कणों की संख्या समान होती है। चाहे आप एक छोटा सामान लें 1 दर्जन, छोटा केला लेंगे 1 दर्जन तब भी 12 केला मिलेगा, बड़ा केला लेंगे 1 दर्जन तब भी 12 ही केला मिलने वाला है। तो चाहे परमाणु हो या अणु, 1 मोल की जब भी बात करेंगे तो ये संख्या हमारे पास होनी चाहिए। और हम लोग उदाहरण देखते हैं। हम लोग आयन का उदाहरण लेते हैं। अब आयन और इसकी संख्या समझते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं अभी इकलौता है सोडियम आयन, बस एक आयन है। तो ये जो इकलौता सोडियम आयन है इसका द्रव्यमान कितना होगा, ये होगा 23U। लेकिन जैसे ही हम इस सोडियम आयन का कितना ले लेते हैं, मात्रा, कितनी मात्रा लेते हैं, 1 मोल आयन लेते हैं। अब हमने मोल लिया ना,
यानी कि ये संख्या अब कितनी हो गई, इतनी संख्या हो गई। तो अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, सेम नंबर लेकिन U की जगह G। तो ये जो 1 मोल आयन है इसका भी द्रव्यमान ठीक इसी प्रकार निकलेगा। ये इकलौते आयन की जो संख्या है द्रव्यमान वाली 23, वो संख्या यहाँ पर भी होगी लेकिन U की जगह यहाँ पर क्या होगा, G होने वाला है। तो अगर हम 1 मोल आयन भी लें तो इस 1 मोल आयन में, ये हम लोग 1 मोल लेते हैं, 1 मोल आयन है, तो यहाँ पर भी ये कितनी संख्या में होगा, कण इतनी ही संख्या में होगा। यानी कि आप चाहें अणु लें या आप परमाणु लें या आप आयन लें, अगर हम इन सभी का 1 मोल लेते हैं तो इन सभी के 1 मोल में कितने कण होते हैं, ये जो कण है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो स्थिरांक, एवोगैड्रो संख्या, ये फिक्स्ड है। और ये जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है ना, जैसे हम लोगों ने सोडियम का 23 ग्राम पढ़ा, इस द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मोल का द्रव्यमान है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये रहा मोल कॉन्सेप्ट। और उससे में बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप 1 मोल, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी अणु हो, किसी भी गैस का हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी परमाणु हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी हम लोग ले ले आयन, लेकिन इन सब के 1 मोल में कितने कण होंगे, इतने ही कण होंगे। और ये जो 1 मोल का द्रव्यमान है वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एक अणु या एक परमाणु का जितना द्रव्यमान हम लोग वही संख्या लिखते हैं, लेकिन U की जगह हम लोग G लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का लिखते हैं, अगर एक परमाणु की बात करें तो इसका द्रव्यमान है 16 U, और ये किसका द्रव्यमान है, बस एक परमाणु का है। अगर हम लोग यही ऑक्सीजन कितना ले लें, 1 मोल ले लें, यानी कि हम लोग कितने कण ले लें ऑक्सीजन के, इतने कण ले ले, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यही वाली संख्या लेकिन U की जगह G। तो ये जो 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान है 16 ग्राम। और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, अभी जैसे हम लोग O2 लेते हैं, O2 क्या है, अणु है ऑक्सीजन गैस की। तो ये जो अणु है, अगर हम लोग बस एक अणु लें तो एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 U। ठीक, लेकिन अभी हम लोग कितने अणु लेते हैं, इतनी संख्या में अणु लेते हैं, इतने सारे अणु। और इतने सारे अणु का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यही संख्या रखनी है हम लोगों को, तो ये 32 U की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम। यानी 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को एक अणु या फिर एक परमाणु या एक आयन का द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 32 है, वो पता है, तो हम लोगों को ये 32 याद रखना है और U की जगह G लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान है तो ये 32 ग्राम क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। आगे हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। मानते हैं कि हमारा ऑक्सीजन वाले ही बनाते हैं, इसका जो 1 मोल है ऑक्सीजन अणु, 1 मोल अणु यानी कि ये जो O2 है, इसका द्रव्यमान है 32 ग्राम। तो अगर हमारे पास 4 मोल ऑक्सीजन अणु हुए तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 मोल का 32 है तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, 32 गुणा 4 ग्राम। तो ये हम लोगों को आएगा 128 ग्राम। यानी 4 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 128 ग्राम। एक और सवाल बनाते हैं। एक तत्व है जिसके इतने कणों का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। तो उसके इतने कण का द्रव्यमान कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। अब इतने कणों का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो ये जो कण है इनका द्रव्यमान पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये कितना है, अगर एक कण का द्रव्यमान, हम लोगों को मैथ इसमें इन्वॉल्व होगा,
इतने कणों का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक कण का क्या हो जाएगा 12 बटे हम लोग ये 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। और इतने कणों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो द्रव्यमान है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। ये जो है 12 बटे ये 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना करेंगे। ये हम लोग देखेंगे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, इतने कणों का द्रव्यमान क्या हो गया 24 ग्राम हो गया। तो ये सिंपल मैथ्स है कि अगर इतने कणों का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो एक कण का हम लोग निकाल लेंगे 12 बटे इतना आएगा, और इतने कण है तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और कटने के बाद जो संख्या होगी वो इतनी होगी। एक और सवाल हम लोग बनाते हैं ये मोल की संख्या से जुड़ा हुआ, कि अगर हमारे पास 52 ग्राम हीलियम गैस है, 52 ग्राम क्या है हीलियम गैस है, तो ये जो 52 ग्राम हीलियम गैस है इसमें कितने मोल हीलियम गैस है। ये जो हीलियम गैस है ना हमारे पास वो 52 ग्राम है, तो इसमें कितना मोल है। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कितने एक ग्राम में एक मोल होता है, यानी कि हीलियम गैस का अगर हम लोग एक मोल लें तो इस एक मोल में कितना ग्राम होता है। तो हीलियम का जो है, हीलियम का हम लोग आणविक द्रव्यमान देखें तो ये होता है 4U, यानी अगर एक मोल हीलियम लिए तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम, यानी कि एक मोल का द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम में एक मोल, तो 52 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, वो हो जाएगा 52 बटे 4 यानी कि 13 मोल। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने हैं जहाँ पे अगर हम लोगों को वज़न दिया हुआ रहेगा तो उसमें कितना मोल है, मोल दिया हुआ रहेगा तो उसका वज़न है ये ज्ञात करना है। कहीं पर हम लोगों को संख्याएं ज्ञात करनी होंगी, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक मोल यानी कि 12 ग्राम में कितने परमाणु हो गए, इतने परमाणु हो गए। तो सवाल ये हो सकता है कि अगर 12 ग्राम में इतने परमाणु हैं तो इसी के 24 ग्राम में कुल कितने परमाणु होंगे। तो 12 का डबल होता है 24, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोग डबल करेंगे तो ये इतने परमाणु हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को कई बार मोल दिया जा सकता है या फिर ग्राम, और इनमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी या परमाणुओं की संख्या दी हुई रहेगी और इसमें हम लोगों को ये कितना ग्राम होगा या कितना मोल होगा ये सब ज्ञात करना है। अगर हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि किसी भी अणु या परमाणु के लिए एक मोल का मतलब है इतनी, ये अवोगाड्रो संख्या, और इस संख्या का मतलब है कि इस संख्या का जो द्रव्यमान था, इस तत्व का जो द्रव्यमान था U में वो कितना हो जाएगा ग्राम में, और ठीक वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणुिक द्रव्यमान होता है वो 24U, लेकिन जैसे इस मैग्नीशियम का हम एक मोल लेंगे ना, इसका मतलब इतने परमाणु, और इसका द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा U की बजाय 24 ग्राम। तो जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान किसका होता है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो हम लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि अगर संख्या है ये वाली संख्या, इसका मतलब एक मोल, अगर ये 24 ग्राम है इसका मतलब भी एक मोल, एक मोल मतलब 24 ग्राम, और एक मोल मतलब ये संख्या भी हो सकती है। यानी एक मोल से आप एक संख्या भी लिखते हैं और एक मोल में उसका मोलर द्रव्यमान भी लिखते हैं। अगर द्रव्यमान है तो हम लोग मोल ज्ञात कर सकते हैं, अगर संख्या है तो हम लोग उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इतना हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। अब ये मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कई बार केमिकल रिएक्शंस में क्या ज़रूरी था कि किसी खास संख्या में ही अणु और परमाणु आपस में, कोई जैसे कि ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है, ये एक खास संख्या में ही आपस में अभिक्रिया करें। लेकिन हम लोग परमाणु तो इतने अधिक छोटे हैं कि इनको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये संख्या हम लोगों को कहाँ से ज्ञात हो सकती है, इसके द्रव्यमान से और मोल कॉन्सेप्ट से। कैसे, अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस, अगर हम लोग 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसमें कितने कण होंगे, इतने कण होंगे, इतने कण होंगे। तो अगर हम इसका 1 ग्राम लेंगे तो आधा कण होगा। यानी कि अगर हम लोगों को मोलर द्रव्यमान पता है
तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं, कणों की संख्या। और इस तरह से उतना ही ग्राम हम लोग ये गैस लेकर हाइड्रोजन या क्लोरीन इनकी आपस में अभिक्रिया करवा सकते हैं इनकी एक खास संख्या में। इसलिए हम लोगों के लिए ये जो मोल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना और समझना ज़रूरी है। इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। बस याद रखना, एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 इज इक्वल, जो उसका द्रव्यमान था आणविक द्रव्यमान, वही संख्या, लेकिन वो संख्या अब किस में हो जाती है, ग्राम में। ये होता है मोल।